जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए, आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि नई भर्ती आने वाली है ना, इसके लिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट दूसरा। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, देख लीजिएगा। जीके जीएस के साथ साथ इसमें है ना साइंस भी कवर कर रहे हैं। जीके जीएस तो है ही, इसके साथ हिंदी के कुछ जो भी क्वेश्चन होते हैं हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे आपका। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर, इंग्लिश वगैरह, और कोशिश करेंगे मैथ, रीजनिंग वगैरह भी जो थोड़ा बहुत पूछा जाता है वो सभी इसमें कराने का कोशिश करेंगे। मतलब कि फुल लेंथ टेस्ट एक जो है वो डेली आप सभी के लिए आएगा। तो डेली शाम के 7 बजे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 7 से 8 के बीच क्लास आएगा, हालांकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलिए 7 से 8 के बीच क्लास आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसकी फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। आ जाइए, आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है ना, पिछला जो सेट है सेट 1 जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेट लगाना शुरू कीजिए। हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगा लेना है और ईमानदारी से लगाना है, लास्ट में स्कोर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, शिक्षा की वर्धा योजना ये कब लाया गया था बताइए। शिक्षा की कौन सी योजना? कहेंगे सर वर्धा योजना। देखिए, ये वर्धा योजना कहाँ से आया है जानते हैं? महात्मा गांधी ने एक पत्र प्रकाशित किया था, उसका नाम था क्या? द हरिजन नाम का एक पत्र प्रकाशित किया था। अच्छा, इसका प्रकाशन कब होता है द हरिजन का? तो याद रखिएगा 1937 ईस्वी में प्रकाशन जो है ना प्रकाशित होता है ये द हरिजन नाम का पत्र। इसके यानी कि रचयिता या फिर प्रकाशित करने वाला कौन था? तो भाई महात्मा गांधी था। कौन था? कहेंगे सर महात्मा गांधी। तो इसी में वर्णन है वर्धा योजना का। शिक्षा का वर्धा योजना से संबंधित जो शब्द है वो इसी द हरिजन नाम के पत्र में देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि वर्धा योजना कब लाया गया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भाई ध्यान रखिएगा 1937 ही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाशित कब होता है? 1937 में। और वर्धा योजना का संबंध किससे है? तो कहेंगे सर द हरिजन पत्र से, और आता कब है? 1937 में। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ देखिए बी की जगह 8 लिखा गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, बी होगा यहाँ पर, समझ गए? चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? कौन सा भाग? भारत का जो संविधान है उनका कौन सा भाग है वित्त, संपत्ति या अनुबंध या ये कहें कि मुकदमे से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर भाग 12 हो जाएगा। भाग कौन सा? कहेंगे सर भाग 12। और यदि अनुच्छेद की बात की जाए कि किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा मिलती है, तो भाई अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के ए तक इसकी चर्चा है। ठीक है, 264 से लेकर के 300 के ए तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? ये आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है भाई? तो कहेंगे सर ये होता है 1814 ईस्वी में स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 2 साल तक। कहेंगे सर 1816 तक ये चलता है ना, इसके बीच ये लड़ा जाता है आंग्ल नेपाल युद्ध। उस समय कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसमें गवर्नर जनरल का कार्यकाल किसके हाथ में था? गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम था उसका, लॉर्ड हेस्टिंग्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और ये समय जरूर याद रखिएगा, डेट। आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है? 1814 से लेकर के 1816 के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं ना, ताकि पूरा आपको दिख जाए। देखिए, कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, विचार करते हैं। पहला कथन देखिए, कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। तो ये तो सही है। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो ये भी सही है, दोनों यहाँ पर क्या है? सही है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कौन सा है ये कह रहा है, तो असत्य तो भाई एक भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? कहेंगे सर डी बिल्कुल सही है। ना तो एक और ना ही दो, है ना जी, दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों के दोनों सत्य है। तो करेक्ट आंसर डी होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा वापस बड़ा कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि लौह अयस्क की खान, खान का नाम क्या है भाई? बादाम पहाड़। ये कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है बताइए। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ ये किस राज्य में है? तो कहिएगा सर ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश किस अधिनियम से हुआ है?
भारत में प्रांतीय माने राज्य है ना, ये कह सकते हैं, प्रांत कहिए या फिर राज्य कहिए। तो राज्य स्वायत्तता का प्रवेश जो है ये किस अधिनियम से हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कहिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कहिए, शासन कहिए, है ना, शासन भी बोल सकते हैं आप, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। चलिए डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? अच्छा, प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छा, यहाँ पर पहले समझिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों में अंतर क्या है। प्रत्यक्ष कर सर किसको कहते हैं? तो जैसे जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता हो और डायरेक्ट वही उसको चुकाएगा, है ना, उसी को भरना पड़े, कोई तीसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो उसी को कहते हैं, या फिर ये कहें कि कोई दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं जैसे कि निगम कर, लिख लीजिए, ऑप्शन कई बार पूछा जाता है कि इनमें कौन सा, देख रहे हैं यहाँ पर भी तो वही पूछ रहे हैं कि प्रत्यक्ष का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो कौन सा है पहले ये आप लिख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले निगम कर, है ना जी, इसके अलावा आय कर, इसके अलावा हो सकता है आपसे पूछा जाए संपत्ति का कर, यहाँ तो कह भी रहा है, देख रहे हैं ना, संपत्ति का कर, संपत्ति कर लगा लीजिए। उपहार कर, एक उपहार वगैरह जो देता है ना, उसमें भी जो टैक्स लगता है उसको भी हम लोग प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखते हैं, तो उपहार कर, या इसके अलावा ब्याज हो गया, या फिर व्यय हो गया, खर्च वगैरह, है ना, तो ये सब हो जाएगा। व्यवसाय या आय तो बता ही दिए, व्यवसाय भी आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं पर जो टैक्स लगता है ना, जिसे हम लोग एक तरह से जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, वस्तु और सेवा पर जो लगता है। जीएसटी टैक्स क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ये कैसा कर है? तो कहेंगे सर ये अप्रत्यक्ष कर है। अब अप्रत्यक्ष कर सर किसको कहेंगे? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लगे किसी और पर, कर किसी और पर लगे, लेकिन अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़े, जो उस वस्तु को या उस सेवा को खरीद रहा है, उसको टैक्स भरना पड़े, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। समझ गए ना? अच्छा, अप्रत्यक्ष कर के भी उदाहरण लिख लीजिए। ये प्रत्यक्ष वाला लिख लिया ना, इसको उतार लीजिए, हम इसके भी लिखा देते हैं, अप्रत्यक्ष वाला भी लिखा देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण तो कौन कौन से हो जाएंगे? मेनली आप 4 याद रखिए ना, आपका काम बन जाएगा। जैसे उत्पाद शुल्क, बहुत अच्छा ये पूछा जाता है, उत्पाद शुल्क, है ना, उत्पाद कर, ये याद रखिएगा। सीमा शुल्क एक पूछा जाता है, सीमा शुल्क, ये भी याद रखिएगा, किसके अंतर्गत? अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आएंगे। यदि आपसे पूछा जाए सेवा कर, है ना, सेवा कर किसके अंतर्गत आएंगे? इसी के अंतर्गत। और एक याद रखिएगा जीएसटी, है ना, जिसको आप लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये कौन सा कर है? तो कहेंगे सर अप्रत्यक्ष कर है। कह रहा था प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जा रहा है, आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जीएसटी यहाँ पर आया है ना, तो जीएसटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जीएसटी जो लागू हुआ था हमारे देश में, कब लागू हुआ था, ये डेट पूछा जाता है कई बारी। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि पहली बार किस देश में लागू हुआ था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो भाई फ्रांस में लागू हुआ था। पहली बार किस देश में? सबसे पहले तो फ्रांस में। कब लागू हुआ था सर? तो ये भी बता दीजिए, 1954 में, फ्रांस में 1954 में। इसीलिए फ्रांस को ना जीएसटी का जनक भी कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए जीएसटी का जनक किस देश को कहते हैं, तो कहिएगा सर फ्रांस को कहते हैं। ठीक है, इतना बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लगा, तो भाई भारत में सबसे पहले असम राज्य में लगा था, ये भी याद रखिएगा। देखना जीएसटी से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये सब पॉइंट आप ना ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अच्छा, ये नदी का नाम दे रखा है, किस नदी पर है गांधी सागर बांध? तो अच्छे से पता है, कहिएगा सर जी चंबल नदी पर है सर, है ना। गांधी सागर बांध किस नदी पर? चंबल नदी पर। अच्छा, जब बांध के बारे में पूछ रहा है तो 1-2 आपको लिखवा देते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर जो बांध है ये किस नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो कहिएगा सर जी ये तो हम पढ़े हैं नर्मदा नदी पर है ना जी। एक आपसे पूछेगा हीराकुंड वाला, हीराकुंड डैम जो है ये किस नदी पर है? हीराकुंड डैम या हीराकुंड बांध कह लीजिए, तो कहिएगा सर ये महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? ये क्या है? कहिएगा सर विश्व का सबसे लंबा नदी बांध, नदी वाला बांध कौन सा है? कहेंगे सर हीराकुंड डैम। अब जब लंबा की बात, सर विश्व में पूरा लंबा है ये, तो इसकी लंबाई भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो याद रखिएगा 4800 मीटर। अब सोच सकते हैं कितना लंबा होगा, है ना जी, 4800 मीटर, लगभग ये 5 किलोमीटर लंबा के आसपास है। सोच सकते हैं कितना लंबा चौड़ा डैम है, समझ गए ना।
तो ये लंबाई भी इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हीराकुंड डैम महानदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए कहता है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो भाई मेरे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर 1968 ईस्वी में पेश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के उच्चतम जो न्यायालय है इसका आदर्श वाक्य क्या है? उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कहेंगे सर सी बिल्कुल सही है, यतो धर्मस्ततो जयः, यतो धर्मस्ततो जयः। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जहाँ सत्य धर्म है, जहाँ लिख लीजिए यदि आपको इसका मीनिंग लिखना हो, जहाँ धर्म सत्य हो, धर्म क्या हो? सत्य हो, वहाँ क्या होता है? हमेशा जीत होती है। जहाँ सत्य धर्म हो वहाँ जीत होती है। समझ गए? यही कहने का है, यतो धर्मस्ततो जयः, इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से चीन के जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, तिब्बत स्वायत्त वाला क्षेत्र, इससे जोड़ता है? अच्छा, तो ये तो आप सभी को पता होगा, सिक्किम में दो ही दर्रा है, नाथुला और जेलेपला। तो इसका जो नाथुला वाला दर्रा है ना, सिक्किम वाला, वो किसको किसको जोड़ता है? तो भाई तिब्बत का जो एरिया है ना उसको और भारत के एरिया को जोड़ता है नाथुला दर्रा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर यानी कि गंतव्य आधारित टैक्स कहा जाता है? अच्छा, ये गंतव्य आधारित टैक्स क्या है? देखिए उसको कहते हैं जैसे कि जिस चीज़ का या जिस वस्तु पर टैक्स लग रहा है वो उपभोक्ता के द्वारा लिया जाए, जो उसका यूज कर रहा है उसके द्वारा वो टैक्स भरा जाए, उसी को कहते हैं गंतव्य आधारित टैक्स। तो कहिएगा सर अभी तुरंत बताए थे ये तो जीएसटी वाला सिस्टम में होता है, वस्तु एवं सेवा कर में ऐसा होता है। बाकी बिक्री कर, निगम कर, उत्पाद शुल्क, ये सब क्या है? ये तो प्रत्यक्ष कर है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गंतव्य आधारित कर होता है या कैसा कर होता है? कहेंगे सर ये अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए जीएसटी के बारे में तो आपको बता ही दिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, जीएसटी के बारे में एक चीज़ आपको नहीं बताए, जीएसटी जो था ना बाबू, देखिए जीएसटी ये किस संविधान संशोधन के तहत आया था? ये भी पूछा जाता है कई बारी। तो 101वां संविधान संशोधन के तहत आया था। ठीक ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संशोधन भी कई बारी पूछा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? भाई बताइए, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहेंगे सर बॉम्बे में की गई थी। आप सभी लोग सेट लगा रहे हैं ना, ईमानदारी से लगाते चलिएगा। हमारे आंसर बताने से पहले, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, अपना आंसर लगा लीजिए हमको बताने से पहले। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। अभी बॉम्बे को मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या फिर ये कहें कि लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया या किसने किया? तो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नाम था उसका बासवन्ना। क्या नाम था उसका? बासवन्ना। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमें ये बताइए कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत में सबसे कम है ना? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या डेंसिटी, ये सबसे कम है ना पूरे भारत में, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो। ध्यान रखना है, ए आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, ये करंट अफेयर वाला सवाल है, बताइएगा हाल ही में किसने भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? 31वें सेना प्रमुख जी अभी कौन बना बताइए? हाल ही का क्वेश्चन है। कहेगा सर जनरल धीरज सेठ ने संभाला है ना 31वें सेना प्रमुख का कार्यभार। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विजय इन्होंने ही लॉन्च किया है, विजय है ना जी, विजय। सेना वगैरह के बारे में इसमें डिटेल मिलता है। तो खैर आप ये बस ध्यान रखिए, 31वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? जनरल धीरज सेठ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध बालम ककड़ी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस जिले का वो फेमस है बालम ककड़ी, उनको हाल ही में भी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन सा जिला है? रतलाम जिला है जी, है ना। जिला का नाम पूछ रहा है, रतलाम जिले से संबंधित है बालम ककड़ी का, उन्हें अभी जीआई टैग मिला है। ठीक, भौगोलिक संकेत। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि मई 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक परवीन सूद, कौन है भाई?
CBI की निदेशक अभी कौन है, परवीन सूद, पहले ये याद रखिएगा। अभी इनका कार्यकाल जो है ना कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया है, वही कह रहा है कि कितने समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, मई 2026 में। तो देखिए 2026 में 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, यानी कि अब 2027 तक ये जो है अपने पद पर रहेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अच्छा ये न्यूमेरिकल वाला है ना, बताइएगा। साइंस का क्वेश्चन है, कहता है 5 प्रतिरोधक दिया है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध यानी एक का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 1/5 ओम है। इसका उपयोग करके कह रहा है न्यूनतम से न्यूनतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है कितना। देखिए जब ही न्यूनतम या निम्नतम बोला जाए ना प्रतिरोध, तो आप क्या करिए, जितना भी प्रतिरोध दे रखा है उसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। कितना प्रतिरोध है, कहेंगे सर 5 प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध का मान कितना दिया है 1/5। बस आप 1/r वाला फार्मूला लगा दीजिए। समांतर क्रम का तो यही फार्मूला होता है ना जी, कहिएगा हाँ सर। अब 1 क्या करना है, एक का कितना मान है 1/r ही होता है ना, तो r का मान कितना दे रखा है 1/5 दे रखा है, यानी कि अब यहाँ पर आपको 1/5 लगाना है। ये नहीं कि 1/5 डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये एक प्रतिरोध का मान है, तो यहाँ 1/r यहाँ पर होता है ना, तो r का वैल्यू यहाँ पर आपको रखना होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग रख लिए। फिर 1/1 + 5, फिर करेंगे इसी प्रकार से 1/1 + 5 है ना, फिर करेंगे प्लस 1/1/5, फिर करेंगे प्लस 1/1/5, इस प्रकार से करते जाएंगे। अब देखिए 1 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, इसके नीचे ये 1 आएगा और ये 5 सर ऊपर चला जाएगा, /1 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो ऊपर सर सिर्फ 5 हो जाएगा। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 5 + 5 + 5 + 5 और +5, 1 2 3 4 5। तो 5 को 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 25 हो जाएगा। यानी कि 1/r बराबर ये फार्मूला था, 1/r बराबर फार्मूला क्या होगा, कहिएगा सर जी 25। लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू चाहिए भाई। तो फिर आप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका क्या हो जाएगा, कहिएगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 25r बराबर 1 हो जाएगा, और r का वैल्यू निकालेंगे सर, ये r इधर 25 से हट जाएगा, इधर 25 आ जाएगा, 1/25 सर r का वैल्यू हो गया, है ना जी। न्यूनतम प्रतिरोध का मान यही निकलेगा 1/25 ओम, चूँकि प्रतिरोध है तो ओम में मापते हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर ऑप्शन बी में दे रखा है 1/25 ओम। समझिए एकदम आसान है, बस इसी प्रकार से आपको बनाना है, फॉर्मूला सही से लगाना है। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहता है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं, जैसे कौन सी गैस भरी होती है, वही ये कह रहा है। ABCD किस प्रकार से हो गया भाई, ये देख रहे हैं AB यहाँ आ गया, ये C यहाँ आ गया है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी को समझिए। तो कहिएगा सर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन भरे होते हैं, तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि अच्छा नाइट्रोजन इसलिए भरे जाते हैं, निष्क्रिय होते हैं ना जी। अगला क्वेश्चन कहते हैं धातु का प्रकाश बल्ब का फिलामेंट जो ये बना होता है, उसके लिए किस धातु का हम लोग उपयोग करते हैं बनाने के लिए, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। तो अच्छे से पता आप सभी को, कहिएगा सर टंगस्टन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन। करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा सर डी। अच्छा टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार गलनांक पूछा जाता है। तो लगभग में ही याद रखना है, लगभग कितना होता है, 3500 होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस कहिए या सेंटीग्रेड कहिए, पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था, अब इसका नया नाम आ गया है सेल्सियस बोला जाता है। तो 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक। बड़ा वाला जो W होता है वो इसका संकेत होता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है, इन चारों में से बताइए अधिक सर्वाधिक ताप चालकता किसकी होगी। तो भाई चांदी का होता है, ये अच्छे से पता है आप सभी को, है ना जी। अच्छा एक चीज़ और चांदी से रिलेटेड याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यानी सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है विद्युत का, तो भाई इसी को माना जाता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक यदि माना जाए या पूछा जाए किसका होगा, तो कहेंगे सर चांदी का ही हो जाएगा। AG इसका क्या होता है, संकेत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है कौन सा दर्पण, प्लस में 15 है तो कौन सा हो जाएगा, कहिएगा सर उत्तल दर्पण हो जाएगा, सिंपल है सर उत्तल दर्पण। अच्छा उत्तल दर्पण को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, तो कहिएगा सर इसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण, है ना। लेंस रहता तो अपसारी लेंस कहते हैं, दर्पण है तो अपसारी दर्पण कहेंगे, अपसारी दर्पण। इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसी को कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कह दीजिए, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है ये भी पूछा जाता है कई बार। तो एक तो सीधा बनता है, साथ ही साथ वस्तु से छोटा बनता है, और इसके अलावा सर आभासी बनता है, सीधा छोटा और आभासी बनता है,
याद रहेगा ना। तो इससे रिलेटेड इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि त्रिलोकी में बताइए कौन सा समास है। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है। त्रिलोकी तीनों लोकों का, त्रि माने तीन, सर काउंटिंग हो रहा है, कौन सा हो जाएगा कहिएगा सर, द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु है ना, जहाँ पे काउंटिंग होता है उसमें द्विगु होता है और दोनों खंड प्रधान होता है तब उसको द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व नहीं लगाइएगा, द्विगु होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि राजसु में कौन सी विभक्ति है भाई बताइए। इसका एक पूरा तालिका ही आता है, ठीक ना। यहाँ तालिका बताना उतना संभव नहीं है, आप बस याद रखिएगा। राजसु ज़्यादा पूछा जाता है, तो राजसु में कौन सी विभक्ति है तो भाई याद रखिएगा, ये इसमें सर सप्तमी विभक्ति आता है, लास्ट वाला एकदम से एंड वाला सप्तमी विभक्ति है। और कौन सा है तो कहिएगा सर ये बहुवचन के अंतर्गत आता है, बहुवचन, सप्तमी और बहुवचन के अंतर्गत आता है राजसु। अगले क्वेश्चन पर आइए। धनहीन में बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा समास है बताइए। धनहीन में कौन सा समास हो जाएगा तो धन से हीन कौन सा होगा कहिएगा सर, इसमें सर तत्पुरुष समास है। धनहीन में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इजी है ये सब क्वेश्चन, हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अच्छा बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें कौन सा नहीं है तो एक्सरे तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंफ्रारेड किरण ये भी है, और सूक्ष्म तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनोड किरण जो होता है ना, ये विद्युत चुंबकीय किरण या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो एनोड किरण है, एनोड रे माने किरण होता है, इंग्लिश में RAY इस प्रकार से लिखा होता है। तो एनोड रे जो है इसका खोज किसने किया था, एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। 1886 ईस्वी में खोज होता है, और किसके द्वारा खोज किया जाता है तो गोल्ड स्टीन के द्वारा खोजा जाता है। गोल्ड स्टीन ने इसका खोज किया था 1886 ईस्वी में एनोड किरण का, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, कोई वस्तु यानी गति कर रही है ना जी, लेकिन उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, बस वो गति कर रहा है ना, तो कह रहा है कि यह किसके द्वारा रुक जाता है या किसके द्वारा रुक जाएगी, किस कारण से, किस वजह से। तो भाई घर्षण तो हर जगह है ना भाई, जहाँ पर वस्तु गति करेगी घर्षण तो होगा ही होगा। और किसके द्वारा वो रुकेगा, यदि बल वगैरह ना भी लगे तो भी रुकेगा, किसके वजह से, घर्षण के। और घर्षण के विरुद्ध यदि हम लोग बल लगाते हैं तो वस्तु हमेशा गति करते रहेगी जब तक हम लोग उसके ऊपर बल लगाते रहेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि बल आरोपित है ही नहीं, तो रुकेगा किसके कारण से, तो घर्षण तो भाई लग रहा है ना वस्तु पर, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं जी, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिरों के बीच में जो विभवांतर लगता है उसका संबंध बताता है, बताइए। मतलब धारा और विभवांतर के बीच का संबंध कौन दिखाता है तो कहिएगा सर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ओम का नियम तो सर यही कहता है ना जी, ओम के नियम के अनुसार ऐसा कहा जाता है। अच्छा, ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V/I, पढ़े हैं ना, प्रतिरोध R बराबर V, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V यहाँ पर विभवांतर है, I क्या है सर तो I यहाँ पर विद्युत धारा है, ठीक है, और R क्या है सर, R तो प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। गुरुत्व के कारण त्वरण का मान प्रभावित नहीं हो, ये क्या वजह है, द्रव्यमान इसका वजह होता है, द्रव्यमान के कारण ऐसा संभव है। एक बार फिर से समझिए, गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है कौन तो कहिएगा सर द्रव्यमान, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले जितने भी प्रकाश की मात्रा होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, किसके द्वारा वो नियंत्रित होता है तो भाई पुतली नियंत्रित करती है। किसको, कौन नियंत्रित करता है, जो आँख में पुतली होता है पुतली नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा कहिएगा सर बी सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये इंग्लिश वाला है, बताइएगा। कहता है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, आई वाज डांसिंग व्हेन सी, क्या होगा करेक्ट तो भाई मेरे यहाँ पर सी हो जाएगा, एरिवेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिवेड, सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा ये करेक्ट ट्रांसलेशन वाला, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन करना है। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं तो क्या होगा भाई, क्या लगा हुआ है तो आर से स्टार्ट करना हम लोग को, आर यू क्या नाराज़, आर यू एंग्री, और मुझसे तो टू मी नहीं लगाना है, विथ मी लगता है, क्या लगेगा विथ मी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, है ना, तो ए आपका बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है।
अच्छा ये वापस हिंदी का है, बताइएगा अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो भाई कौन सा शब्द बनेगा, अश्वा बनता है। अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनता है, अश्वा शब्द बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्षिपत पद में कौन सा धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। कहेंगे सर छिप धातु लगा हुआ है। कौन सा धातु है, छिप धातु। ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा, भाव किस लकार का रूप है। भाव किस लकार का रूप है। देखिएगा ये है लट लकार का रूप, लट लकार। जिस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं ना, उसी तरह इसमें भी होता है लट लकार, लोट लकार, लाव लकार, लंग लकार और भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से लेट लकार है ना, इस प्रकार से होता है। तो जो लट लकार होता है ना, इसको हम लोग कौन सा काल कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा, वर्तमान काल। जैसे वर्तमान में अभी में जो समय काम हो रहा हो। अच्छा भाव का भी अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है कि भाव का माने क्या होता है। तो भाव का माने होता है होना, मतलब किसी कार्य का प्रेजेंट में होना। उसको किससे हम लोग सूचित करेंगे, भाव शब्द से, हिंदी में, है ना। और लट लकार का मतलब क्या हो रहा है, वर्तमान काल। समझ गए ना, लकार माने काल बोलिए और लट माने वर्तमान। तो लट लकार माने वर्तमान काल, ये भी ध्यान रखिएगा। और आंसर इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर बी सही है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है। निम्न अम्लों में से कौन सा वो अम्ल है जो कि प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करता है। तो भाई ए हो जाएगा मैलिक अम्ल। ठीक है, मैलिक अम्ल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है बेकेलाइट का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी जो बेकेलाइट का निर्माण होता है उनमें किस किस दो पदार्थ का अभिक्रिया कराया जाता है। तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। कहिएगा सर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड में अभिक्रिया जब कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेकेलाइट प्राप्त होता है। सर ये बेकेलाइट है क्या। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह जो स्विच बना होता है ना, वो इसी पदार्थ का बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाला जो स्विच होता है इसी का बना होता है। या फिर इसका बर्तन वगैरह में भी बर्तन निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, या कंघी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार के जो सामान वगैरह बनाए जाते हैं उसमें बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बेकेलाइट का सबसे अच्छा फार्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, स्विच वाला, जो बोर्ड का स्विच वगैरह होता है ना, इसी का बनाया जाता है बेकेलाइट का। तो बेकेलाइट का निर्माण किन दो पदार्थों के मिलने से होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कहता है उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को। उत्प्रेरक क्या प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को। उत्प्रेरक मिला देने से अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है ना। तो सी हो जाएगा आपका क्या करेक्ट आंसर, इसलिए लिख रहा है यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि डैश एक एक्टिनोइड नहीं है। यानी एक्टिनोइड ग्रुप के अंतर्गत इनमें कौन नहीं आता है। आवर्त सारणी आप लोग पढ़े हैं ना, एक्टिनोइड कहाँ से आया है। आवर्त सारणी आप लोग जब देखते होंगे तो उसमें लैंथेनाइड ग्रुप होता है एक, और एक एक्टिनोइड ग्रुप होता है। इसमें भी कुछ तत्व आते हैं और लैंथेनोइड में भी आते हैं। अच्छा लैंथेनाइड में जो आते हैं तत्व वगैरह आते हैं, उसका परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, उसका परमाणु संख्या 58 से लेकर के और 71 के आसपास के आसपास होता है, ठीक है। और एक सर होता है एक्टिनोइड। एक्टिनोइड वाला जो होता है ये 90 से लेकर के 103 तक आता है। अब यहाँ पर इस सब का परमाणु संख्या आपको याद रहेगा तो तुरंत आंसर निकाल लीजिएगा कि कौन किस में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए थोरियम लिखा हुआ है, थोरियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कहिएगा सर जी 90 होता है। तो 90 होता है तो सर इसमें आ गया, ये एक्टिनोइड में आ गया। कह रहा एक्टिनोइड नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तब होगा नहीं। टर्बियम यहाँ पर लिखा हुआ है, टर्बियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो भाई इसका होता है 65। टर्बियम का 65, तो सर ये तो 90 से स्टार्टे हो रहा है, तो सर 65 वाला 58 से 71 के बीच में, हाँ सर इसमें 65 आता होगा, तो यही वाला है। कह रहा है ना एक्टिनोइड कौन सा नहीं है, टर्बियम हो जाएगा आपका आंसर। ये कौन सा है, ये लैंथेनोइड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं टर्बियम, ठीक है। बाकी इसका भी देख लीजिए, फर्मियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 100 होता है फर्मियम का, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये है नबेलियम, नबेलियम का कितना होता है, 102 होता है, नबेलियम का 102 होता है ना। 103 तक आता है, 102 इसके अंदर आ गया, 100 भी इसके अंतर्गत आ गया। तो ये सब किसके हो जाएंगे, एक्टिनोइड ग्रुप के अंतर्गत आ जाएंगे। लैंथेनोइड में ये टर्बियम आ जाएगा, चूँकि इसका 65 होता है और 58 से 71 के बीच में 65 आ रहा है। तो एक्टिनोइड कौन सा नहीं है, कहेंगे सर टर्बियम नहीं है। बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्लास एंड हो गया। अब आप सभी का 40 में से आज बताइएगा कि स्कोर आप सभी का क्या रहा, ठीक है ना। और क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर लिखिएगा। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हम बना करके आराम से डाल दिए हैं, लिंक पर क्लिक करिएगा, सारा खुल जाएगा, ठीक है ना। जितना भी क्लास अभी तक बना हुआ है, हालांकि कल बना है एक, आज बना है,
जितना भी क्लास बनते जाएगा उसी में आते जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जरूर आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्लास से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसका भी लिंक जैसा ही टाइटल पर क्लिक करिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता है, शुरुआत में ही हम उसका लिंक दे दिए ताकि आप सभी को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।